नमस्कार, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट है जो आज एक ही प्रश्न करेंगे। स्पेडेक्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कल बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो इस मिशन का जो टारगेट है वो पूरा होगा कि नहीं होगा, उस पर सारे विश्व की और भारत की निगाहें रहेंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेडेक्स मिशन जो है, इसमें एक स्टेज है पोएम 4 बार बार जिसका नाम सुन रहे हैं, जो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, उसको भी देखें क्या है। विच इज कैरिंग दी 24 एक्सपेरिमेंटल पेलोड फ्रॉम इसरो, अकेडमिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। तो इसरो से कुछ एक्सपेरिमेंटल पेलोड लेके जा रहा है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री से, यानी कि नए नए जो स्टार्टअप है, स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्री है भारत की जो उभर रही है, उससे है, कुछ अकेडमिक्स के हैं, इंस्टीट्यूट से हैं, वहाँ पर लेकर जा रहा है। और फिर वो कह रहा है जो पोएम 4 है ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज ऑफ द मिशन है, ये सबसे एक्सपेंसिव स्टेज है, क्योंकि इसमें 24 पेलोड है, एक्सपेरिमेंटल पेलोड है और ये अलग से काम कर रहा है, तो इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव ये स्टेटमेंट है। हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन है। तो स्पेडेक्स मिशन अगर देखिए जिस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो जो कैपिटल एस है उसका मतलब है स्पेस, डी से है डॉकिंग। तो इसको याद कर ले, कई बार डेवलपमेंट में कंफ्यूजन होगी नहीं तो। और यहां पर है एक्सपेरिमेंट, तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो डॉकिंग, डॉकिंग बार बार शब्द आ रहा है, डॉकिंग अनडॉकिंग, इसको देखते हैं क्या है। और अगर ये भारत कल कर लेता है तो भारत चौथी ऐसी शक्ति बन जाएगा, ऐसा देश बन जाएगा जिसने ये कर लिया है। और हम जानते ही हैं कि यूएस होगा, रशिया तो होगा ही, और तीसरा हमारा जानी दुश्मन नया नया जो बना है पिछले कुछ दशकों से, चाइना। तो चाइना भी है। तो चाइना, रशिया और यूएस के बाद भारत ऐसी एक शक्ति बन जाएगा कल सक्सेसफुल होता है। क्या सक्सेसफुल करना है हमें? अपने आने वाले फ्यूचर मिशन के लिए, खास करके चंद्रमा पे जो जाना है चंद्रयान 4 के लिए, वहाँ से जो सैंपल वगैरह लेके आने, उसके लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हमें स्थापित करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तर्ज पर, उसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकिंग अनडॉकिंग। इसलिए भारत ये मिशन को लेकर जा रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखें तो बार बार एक शब्द आपके सामने आ रहा होगा जिसको प्रोनाउंस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, हम यूज़ भी नहीं करते ज़्यादा। रैंडावू, रैंडावू का मतलब है कि एक ऐसी मिलने की जगह जहाँ पर दो जो स्पेसक्राफ्ट छोड़े गए हैं, चेजर और टारगेट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक टारगेट रहेगा, एक चेज करेगा, तो चेजर और टारगेट जाकर जहाँ मिलेंगे, वो मिलने की जो जगह है, ये उसके लिए यूज़ हो रहा है रैंडावू बार बार शब्द। और यहाँ पर मिलने का मतलब है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक जगह पर मिलेंगे। तो जब ये PSLV C60 के द्वारा जब ये मिशन छोड़ा जाएगा या छोड़ा गया है, तो ये दोनों को अलग अलग वेलोसिटी दी जाएगी। फिर धीरे धीरे जो टारगेट है उसकी जो वेलोसिटी है उसको कम किया जाएगा, चेज की बढ़ाई जाएगी, पीछा करेंगे, एक तरीके से मिलने की कोशिश करेंगे। फिर वो 20 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम होती रहेगी दूरी, फिर 3 मीटर के आसपास आ जाएंगे, फिर जाकर होगी डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब दोनों आपस में मिल जाएंगे। वो जरूरी है, जब भी कोई स्पेस मिशन जाएगा वहाँ पर डॉकिंग होना, फिर अनडॉकिंग होना और ये रैंडवू होना, ये तीनों चीज़ें जरूरी है और ये यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में ही लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। क्या डॉकिंग के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट क्या करना है? इलेक्ट्रिक जो पावर है वो ट्रांसफ़र करनी है। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बिटवीन दी डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट, तभी माना जाएगा डॉकिंग हो गई। और उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल करना, उसको किस तरीके से हम उसको करेंगे, वो सारा मिशन कंट्रोल करना। तीसरा पेलोड ऑपरेशन आफ्टर अनडॉकिंग, अनडॉकिंग के बाद भी वो जो स्पेसक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट बेसिकली सैटेलाइट है, उसको कंट्रोल करना और वो काम करता रहे, वर्किंग में रहे, उसके ऊपर जो पेलोड है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सारा ऑब्जेक्टिव है ये कल उम्मीद है ज़रूर पूरा होगा जिस तरीके से इसरो अपना काम कर रहा है। तो अब आते हैं पोएम 4 की तरफ। पोएम 4, पोएम में जो ये P है ये PSLV से लिया गया है और जो O है वो ऑर्बिटल है और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है। तो यानी कि ऑर्बिट, कक्षा की बात यहाँ पर भी है, तो ये भी कक्षा में है। एक्चुअली जो PSLV है ये 4 स्टेज में बना हुआ है, 4 तरह के इसमें इंजन है, 4 तरह का ये फ्यूल यूज़ करता है। जो पहली स्टेज है वो सॉलिड है, दूसरी स्टेज
वो लिक्विड फ्यूल को यूज़ करती है जिसका नाम है विकास इंजन। तीसरी जो स्टेज है वो फिर से सॉलिड है, और चौथी है लिक्विड, फिर से स्टेज है लिक्विड, लेकिन यहाँ पर दो इंजन है जो लिक्विड फ्यूल को लेकर जाते हैं। तो अगर PSLV की देखें स्टेज बाय स्टेज तो आप याद कर सकते हैं SL यानी कि सॉलिड लिक्विड, तो 4 स्टेज है। जो चौथी स्टेज है, ये सारी ही स्टेज है वो एक तरीके से वेस्ट होती हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ होती है, उसके बाद वो डेब्रीज है। और जो चौथी स्टेज है वो स्पेस में जाकर एक तरीके से डेब्री बनती है, कूड़ा बनता है, वहाँ पर ज़बरदस्ती वो ऑर्बिट करता रहता है, कोई काम ना आता, वेस्टेज थी। इसरो ने उसको भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लिया। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो एकेडमिक्स वाले हैं, जो स्टार्टअप हैं, जो इसरो जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहता एक्सपेरिमेंट के ऊपर, पहले उनको छोटे रूप में इस फ्री की जो स्टेज है जो कि एक तरीके से वेस्ट जाती, उसके ऊपर लगाकर उसको यूज़ कर रहा है। देखिए यूजेज ऑफ द स्पेंट 4th स्टेज, पहले ही वो यूज़ हो गई, उसका कोई नहीं, वो फ्री है। 3 महीने तक उस पर काम किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल उस पर लगाए गए, उससे तमाम तरीके के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये लीस्ट एक्सपेंसिव स्टेज है, या यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्री का ही काम है जो ये कर रही है। तो बहुत बड़ा एक सक्सेस है इसमें इसरो का। उसके बाद देखते हैं जो तमाम इसमें मिशन है, 24 है, हम 14 की बात करेंगे इसरो वाले की, वो 10 और हैं, बहुत टेक्निकल है, हम सिर्फ इसरो वाले की एक बार बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो पहला है वॉकिंग रोबोटिक आर्म, ये जरूरी है कि जब भारत अंतरिक्ष स्टेशन जब स्थापित हो जाएगा तब वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ा करेगी, कोई भी रिपेयर करनी है, मूवमेंट करनी है, तो वॉकिंग रोबोटिक आर्म रहेगी तो ये कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेब्रिस कैप्चर रोबोटिक मैनिपुलेटर, ये तो सक्सेसफुल हो भी गया, इसने तो डेब्रिस कैप्चर करके एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया, इसने दिखा दिया कि वो कर सकता है। और ये उसके साथ साथ ज़रूरी है अगर रीफ्यूलिंग के लिए भी, फ्यूचर में ये बहुत सारी जगह पर काम आ सकता है, रिफ्यूलिंग में भी। ठीक है, तो तीसरा रिएक्शन व्हील असेंबली। अब उसके बाद 2-3 एक ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो बहुत टेक्निकल है, जो स्पेसक्राफ्ट की टेक्निक से जुड़े हुए हैं, जो कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं, उसको नहीं डिस्कस करने का फ़ायदा, खास करके जैसे रिएक्शन व्हील असेंबली है, मल्टी सेंसर इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, ये सब वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और एक्सपेरिमेंट है, लेड एग्जेम्प्ट एक्सपेरिमेंटल सिस्टम। अब लेड एक हजार्डस मेटल है, इसलिए लेड के यूज़ को काफ़ी रोका जाता है। तो इसलिए वहाँ पर उस सिचुएशन में जाकर वहाँ पर उससे पावर बनाई जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। तो एक लेड के बिना एक एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर, वो किया जाएगा, देखते हैं क्या उसका रहता है, सक्सेसफुल होता है या नहीं रहता है। उसके बाद फिर से ये 2 टेक्निकल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की बात नहीं है। उसके बाद आते हैं 4 एक्सपेरिमेंट, अगर हम देखें लाइन से, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर एनालाइजर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड न्यूट्रल विंड, लैंगुमिर प्रोब, आयनोस्फीयर टेक मेजरमेंट यूजिंग नाविक, जिसका नाम दिया गया है प्लाज्डेम। तो ये नाविक को यूज करेगा जो हमारा इंडिजिनस सैटेलाइट सिस्टम है। तो नाविक बेस्ड प्लाज्डेम ये देखेगा प्लाज्मा स्फीयर को, और ये तीनों आयनोस्फीयर पे। आयनोस्फीयर क्या है? अपर एटमॉस्फेयर में अर्थ के, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद अगर जो सारी लेयर है वो एक तरीके से आयनोस्फेयर है, जहाँ पर सभी एटम आयन की फॉर्म में ही रहते हैं, वहाँ पर इसको स्टडी किया जाएगा। और प्लाज्मा स्फीयर जो है वो आयनोस्फीयर के भी बाद है, यानी कि आयनोस्फीयर के बाद स्पेस में मिलने लगता है अर्थ का एटमॉस्फेयर। प्लाज्मा स्फीयर उससे भी ऊपर है, आयनोस्फीयर के ऊपर है, और जिसको ये देखेगा वो सबसे ठंडी प्लाज्मा स्टेज है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट काम करेगा। तो प्लाज्डेम, इसके ऊपर हो सकता है कि कोई प्रश्न आ सकता है कि ये किस लिए गया है, तो प्लाज्मा स्फीयर के लिए गया है। देखिए प्लाज्डेम से पता लग जाएगा, लेकिन किसी और तरीके से वहाँ पर पूछा जाएगा, तो इसको आप अपने दिमाग में रखें। लेज़र फायरिंग यूनिट एंड लेज़र इनिशिएटिव पायरी यूनिट, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिस तरीके से बनाया जाता है इलेक्ट्रॉन के जरिए, ये लेज़र के जरिए चलेगा, इस तरीके का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सुर्खियाँ बटोर चुका है, बहुत सक्सेसफुल हो गया है। क्रॉप्स, कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो ये 8 काओपी के बीज लेके गए थे। काओपी को हिंदी में कहते हैं लोबिया। लोबिया की जो दाल होती है, जिसको लोग खाना कम पसंद करते हैं लेकिन हेल्दी बहुत होती है, उसको लेकर गए थे वहाँ पर
5 से 7 दिन में एक्सपेरिमेंट करना था। यही एक ऐसा बीज था जो 5 से 7 दिन के अंदर जर्मिनेट कर जाता, और ये जर्मिनेट कर गया वहाँ पर। तो बहुत बड़ा एक कामयाबी इसरो को मिली है, और जो इनकी जो टारगेट है वो 2 लीफ स्टेज तक जाने की है। अगर 2 लीफ स्टेज तक पहुंच गए तो ये पूरा सक्सेसफुल मान लिया जाएगा। और कहाँ पर? माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट। माइक्रोग्रेविटी जो बार बार शब्द आता है, माइक्रोग्रेविटी का मतलब वो जगह जहाँ अर्थ का जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, बहुत कम रह जाए, इतना कम रह जाए कि वो ना के बराबर। जैसे कि स्पेस स्टेशन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट उड़ रहे हैं, तो वो एक माइक्रोग्रेविटी का इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में ये सारे काम करना एक बहुत बड़ा सक्सेस है इसरो के लिए। उसके बाद जो 14वां मिशन है पायलट ग्रेस, ये भी एक टेक्निकल मिशन है, ये भी सैटेलाइट से संबंधित है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये वहाँ पर इसके अंदर एक गीगर मुलर काउंटर है, पेलोड है, जो कि क्या करेगा? इंजीनियरिंग करेगा हाई एनर्जी को, अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को, गामा एक्सरेज को वहाँ पर देखेगा। तो ये एक मोटा मोटा स्पेसएक्स मिशन है जो उसके ऊपर ये हमारा आज का प्रश्न था। तो अब आपको पता है कि आसान हो गया है बिल्कुल ही। तो जो 24 पेलोड लेके जा रहा है बिल्कुल सही है, इसरो के भी, एकेडमिक के भी, प्राइवेट के भी है। इसरो लेकर जा रहा है 14 और बाकी सारे मिलकर ये लेके जा रहे हैं 10। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेज ऑफ द मिशन बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इसरो का कमाल है कि वो एक ऐसी स्टेज को यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बना रहा है जो एक तरीके से वेस्ट थी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।